हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का पिनाकल कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी के बीच पिनाकल पब्लिकेशन की दिल्ली पुलिस एग्जाम स्पेशल 5000 टीसीएस एमसीक्यू बुक के वीडियो सॉल्यूशन के साथ। और इस बुक में आप सबको पता होगा कि जीएस के 5000 क्वेश्चन हैं और आपके एग्जाम में जो है 50 क्वेश्चन जीएस से पूछे जाने हैं। इस बात का आप सब ध्यान रखिएगा। चलिए अपनी क्लास को शुरू कर लेते हैं। और हम सब जो है एंशियंट हिस्ट्री से अपनी क्लास को कर रहे हैं। एंशियंट हिस्ट्री से 800 क्वेश्चन तक हम लोग पहले पढ़ लिए थे। 801 नंबर क्वेश्चन से आज अपनी क्लास को यहाँ से शुरू कर रहे हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखता है, महात्मा गांधी वॉज इन विच कंट्री बिफोर कमिंग टू इंडिया। महात्मा गांधी भारत आने से पहले किस देश में थे। तो आप सबको पता है महात्मा गांधी का अगर आप सबसे पूछा जाए जन्म कब और कहाँ पे हुआ था तो आंसर होगा 2 अक्टूबर 1869 को 69 को पोरबंदर गुजरात में महात्मा गांधी का जन्म होता है। फिर महात्मा गांधी कहाँ चले गए थे, साउथ अफ्रीका। लगभग 20 से ज्यादा वर्षों तक वहां पे रहते हैं। 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे और वापस भारत आते हैं साउथ अफ्रीका से। कब आए थे तो 9 जनवरी 1915 को वापस भारत आते हैं। और 30 जनवरी 1948 को जो है महात्मा गांधी की हत्या कर दी जाती है, तो मृत्यु हो जाती है इनकी। तो ये जो समय रहा इसको गांधी युग के नाम से जाना जाता है। ये गांधी युग के नाम से जो है इसको जाना जाता है ये समय। तो सीधा सा आंसर मिला आप सबको कि महात्मा गांधी भारत आने से पहले किस देश में थे, तो वो साउथ अफ्रीका में थे। महात्मा गांधी भारत आने से पहले सबसे पहले किस देश में थे, ये दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में थे महात्मा गांधी। ऑप्शन बी जो होगा हमारा यहाँ सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ फिर इसके बाद। नेक्स्ट देखिएगा, सेवाग्राम इज एसोसिएटेड विद। सेवाग्राम किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है बाबा आमटे, महात्मा गांधी, अन्ना हजारे। देखिएगा बाबा आमटे जो है इन्होंने आनंद वन की स्थापना करी थी। आनंद वन की स्थापना करी थी, कब की बात है तो आनंद वन की स्थापना करते हैं ये 49 में बाबा आमटे। और महात्मा गांधी ने जो है हम सब पढ़ के आते हैं साबरमती आश्रम की स्थापना भी करी थी। साबरमती आश्रम की स्थापना कब करते हैं 1916 में अहमदाबाद गुजरात में। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम। अहमदाबाद में ही महात्मा गांधी कोचरब आश्रम की भी स्थापना करते हैं। कोचरब आश्रम ये महात्मा गांधी के द्वारा भारत में स्थापित किया गया पहला आश्रम था। तो ये महात्मा गांधी के द्वारा भारत का पहला आश्रम आप इसे कहेंगे। समय क्या रहा होगा जब महात्मा गांधी भारत आए थे, यानी 1915 में इसकी स्थापना करते हैं। और तो सेवाग्राम जो है ये कहाँ पे, ये है महाराष्ट्र में, तो महात्मा गांधी से ही संबंधित है। महाराष्ट्र में है सेवाग्राम, कहाँ पे दोस्तों, महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सेवाग्राम किससे संबंधित है, तो सेवाग्राम जो है वो महात्मा गांधी से संबंधित है। नेक्स्ट देखो, द पीरियड फ्रॉम 1915 टू 47 इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल वॉज टर्म्ड एज डैश। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1915 से 1947 की अवधि को डैश कहा जाता है। पहला अतिवादी चरण, मध्यम चरण, गांधीवादी चरण, ये कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो इसको गांधीवादी, गांधीयन फेज या गांधीवादी चरण के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा, सी। कैसे याद रख सकते हो, क्योंकि 1915 में साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आते हैं। अभी 3-4 बार आप सबको ये बात बताई जा चुकी है। साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आए थे। समय क्या रहा था, 9 जनवरी 1915 को आते हैं। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए कब थे, तो आंसर होगा लगभग 1893 के आसपास महात्मा गांधी गए थे। पेपर में पूछा है कि 2 दशक तक महात्मा गांधी जो है वो कहाँ पे रहते हैं, 2 डिकेड्स, 20 वर्षों से अधिक समय तक महात्मा गांधी जो हैं साउथ अफ्रीका में रहते हैं। उसके बाद जो है बहुत सारे महात्मा गांधी ने आंदोलन करे, बहुत सारे मूवमेंट पार्टिसिपेट करते हैं। फाइनली कब तक, जब भारत इंडिपेंडेंट होता है 1947, यानी इंडिपेंडेंट तक। जब भारत क्या हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था, आजाद हुआ था। और 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे के द्वारा जो है गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। मृत्यु हो जाती है महात्मा गांधी की नथुराम गोडसे। और नथुराम गोडसे को जो है फिर अंबाड़ा सेंट्रल जेल में फांसी दी जाती है। अंबाड़ा जेल में जो है इनको फांसी दी जाती है नथुराम गोडसे को। समय रहा होगा 15 नवंबर 1949 का।
जब नथुराम गोडसे को फांसी दी जाती है। ये जो समय रहा था, इस समय के बीच में आप सबने गांधीवादी युग को देखा है। ये गांधी चरण है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित, जिसमें ऐतिहासिक रॉलेट एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी के सबसे पहला और रॉलेट एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी का पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। उसके बाद आप सब देखेंगे यहाँ से असहयोग आंदोलन था महात्मा गांधी का, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ से दांडी यात्रा थी महात्मा गांधी की, दांडी यात्रा देखोगे। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन देखोगे महात्मा गांधी का, सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया है। उसके बाद क्विट इंडिया हो गया है, भारत छोड़ो, क्विट इंडिया। तो ये जो बहुत महत्वपूर्ण वाले जो आंदोलन मूवमेंट करे महात्मा गांधी के, ये महात्मा गांधी के समय के, या जो डायरेक्टली उन्हीं से जुड़े हुए थे, वो आप सब अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं। और उन्हीं से ही संबंधित हम इन पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं कि ये वो फेज रहा था जब महात्मा गांधी ने आंदोलन करे थे। रॉलेट एक्ट 1919 था, असहयोग 1920 था, दांडी यात्रा 1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन 30 से 32 और फिर 34, क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942। तो इन्हीं के समय के पीरियड की बात हो गई है। तो हम लोग इसको किस नाम से कहेंगे फिर, गांधीवादी चरण या गांधीयन फेज के नाम से जाना जाएगा। तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा सही आंसर होगा। चलो आगे बढ़ो, फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ। इन विच ईयर महात्मा गांधी लॉन्च्ड द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट फ्रॉम साबरमती आश्रम। कोचरब आश्रम महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित भारत में पहला आश्रम था। पूछिए आप सबसे, फर्स्ट आश्रम बाय इन इंडिया, फर्स्ट आश्रम इन इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित कोचरब। आपको पूछे कि कोचरब आश्रम ये कहाँ पे है, तो ये भी अहमदाबाद में ही है। कोचरब आंसर सॉरी आश्रम ये कहाँ पे, ये भी अहमदाबाद में, गुजरात में ही है, अहमदाबाद। तो सबसे पहला स्थापित किया था महात्मा गांधी ने भारत आने के बाद। साबरमती तो आप सबको पता 1916 में, तो फिर उससे पहले ही होगा ये, 1915 से पहले वैसे नहीं हो सकता क्योंकि महात्मा गांधी उससे पहले साउथ अफ्रीका में थे। तो इसकी स्थापना कब करते हैं कोचरब आश्रम की महात्मा गांधी, 1915 में। तो महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित पहला आश्रम, ध्यान रखोगे। अब यहां से लिखता है कि साबरमती से, और साबरमती आश्रम की स्थापना कब होती है, ये आप सबको पता 1916 में, 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की जाती है। यहीं से ही साबरमती से जो है 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक दांडी यात्रा की जो है महात्मा गांधी शुरुआत करते हैं। दांडी यात्रा की जो है महात्मा गांधी शुरुआत करते हैं। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में जो है नमक, इसको साल्ट सत्याग्रह के नाम से भी, साल्ट सत्याग्रह, तो महात्मा गांधी जो है नमक बनाकर नमक कानून तोड़ते हैं। और सविनय, ये जो डेट है, यहीं से फिर महात्मा गांधी जो है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की स्टार्टिंग करते हैं। सिविल डिसोबीडियंट, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की शुरुआत करते हैं। तो समय ऑप्शन जो होगा आपका यहां से क्या हो गया है, सी सही आंसर हो गया। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। तो लिखा ना साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। तो थोड़ा सा लिखने में क्वेश्चन अलग हो गया है, गलत सा लग रहा है, लेकिन साबरमती से महात्मा गांधी दांडी यात्रा की शुरुआत करते हैं। और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी नमक बनाकर नमक कानून तोड़ते हैं। वहीं से फिर उसी समय जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। इस आंदोलन के समय में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के समय में एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना भी होती है जिसको बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट। क्या ध्यान रखोगे, गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट भी साइन होता है। और ये गांधी इरविन पैक्ट कब साइन होता है, तो समय ध्यान रख सकते हो, 5 मार्च 1931 को साइन होता है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है। इसी को दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं, इसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, दिल्ली समझौते के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसी के बाद महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को पोस्टपोन कर दिया था, स्थगित कर दिया था कुछ समय के लिए, पोस्टपोन कर दिया था कुछ समय के लिए, महात्मा गांधी ने इसे स्थगित कर दिया था। उसके बाद महात्मा गांधी सेकंड राउंड टेबल में भाग लेने के लिए, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल
कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कहाँ चले जाते हैं? लंदन, कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर। वो भी फेल होता है, वापस आते हैं, फिर से सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की शुरुआत करते हैं। चलो, ऑप्शन तो मिला आप सबको, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते, हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन करते जाएंगे, चीजें माइंड में सेट होंगी आप सबके, और आप भी जितना भी खाली स्पेस मिले उसमें काम करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, हु अमंग द फॉलोइंग डिड डांडी मार्च टू ब्रेक द साल्ट लॉ इन इंडिया? निम्नलिखित में से किसने भारत में नमक का कानून तोड़ने के लिए यात्रा का नेतृत्व करा था? सीधा सीधा आंसर क्या हो गया है? महात्मा गांधी ने जो है नेतृत्व करा था। समय अभी पढ़ के आए आप सब, 1930 का समय रहा, ठीक है। और सरोजनी नायडू जो है, ये मैंने आप सबको पहले बताया, फर्स्ट इंडियन वुमेन, ये पहली भारतीय महिला है, फर्स्ट इंडियन वीमेन। ध्यान रखोगे कौन सी महिला है भाई? दो बातें इंपॉर्टेंट है, एक कांग्रेस प्रेसिडेंट के रूप में, जो कांग्रेस के अध्यक्ष रही हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट के रूप में पहली अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला, और दूसरा जो है गवर्नर ऑफ एनी इंडियन स्टेट, गवर्नर ऑफ एनी इंडियन स्टेट, गवर्नर ऑफ एनी इंडियन स्टेट, भारत के किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली। ये कांग्रेस का जो सेशन हुआ था, ये 1925 का कानपुर सेशन था, 1925 का कानपुर सेशन था। और जो गवर्नमेंट ऑफ एनी इंडियन स्टेट, तो वो राज्य कौन सा रहा था? यूपी था, यूपी, ठीक है। तो यूपी की पहली महिला राज्यपाल के रूप में इनको याद किया जाता है। बाकी पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के बारे में आप सब जानते ही हैं, लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं। पीएनबी की स्थापना करते हैं 1894 में, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए 1928 में लाठीचार्ज में जो है 1928 में लाहौर में इनकी मृत्यु हो जाती है, लाहौर में इनकी मृत्यु हो जाती है। चलो आगे बढ़ो, फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आओ। वट वॉज द अदर नेम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट? भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन, भाई भारत छोड़ो जो आंदोलन था या क्विट इंडिया मूवमेंट जो है, समय अगर आप सबको बताया जाए तो आप सब एक तो 1940 का कांग्रेस सेशन ध्यान रख सकते हो, कांग्रेस सेशन 1940 जब प्रस्ताव रखा गया था, जिसकी अध्यक्षता मौलाना आजाद कर रहे थे, मौलाना आजाद। अंग्रेजों भारत छोड़ो, तब अंग्रेजों ने इसे क्या कर दिया था? तब अंग्रेजों ने कांग्रेस को जो है निरस्त कर दिया था। फिर 5 साल तक कोई सेशन नहीं होता है, इसलिए सबसे लंबे अध्यक्ष जो है मौलाना आजाद थे। फिर कांग्रेस ने जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पे पारित करा था? तो वर्धा में, वर्धा में जो है कांग्रेस ने इसे पास करा था। और समय 8 अगस्त 1942 का था, 8 अगस्त 1942, 1942। ठीक 9 अगस्त को जो है ऑपरेशन जीरो आर चलाया गया, 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आर अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया था, ऑपरेशन जीरो आर। और कांग्रेस के बड़े नेताओं को जो है सबको कैद कर लिया गया था या उठा लिया गया था, ऑपरेशन जीरो। अर्ली मॉर्निंग, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम आप महात्मा गांधी का ध्यान रख सकते हो, क्योंकि वही लीड कर रहे थे, महात्मा गांधी। इनको कहाँ पे रखा गया था? आगा खां पैलेस में रखा गया था, आगा खां पैलेस में रखा गया था। और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में इनको रखा गया था, क्योंकि महात्मा गांधी इसे लीड कर रहे थे। तो ये हुआ ही पूरा अगस्त में था, तो इसे किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। असहयोग सविनय, देखो इस क्वेश्चन को तो आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, क्योंकि असहयोग और सविनय तो दोनों ही अलग अलग आंदोलन थे। ये दोनों क्या थे? ये अलग अलग आंदोलन थे, ठीक है। असहयोग कब का था? तो 1920 का था। सविनय अवज्ञा कब का था? तो 1930 पढ़ के आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। नेक्स्ट है हमारा, विच इंसिडेंट वॉज द रीजन फॉर कॉलिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? असहयोग आंदोलन वापस लेने का कारण कौन सी घटना थी? देखो वापस लेने का पूछा है, वापस लेने का कारण काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को। अब इसका नाम चेंज कर दिया गया, इसको बोलते हैं काकोरी ट्रेन एक्शन। क्या ध्यान रखोगे? इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है काकोरी ट्रेन एक्शन, 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925 को, ठीक है। काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से इसको जाना जाता है। पहला तो ये तो 1925 का है, क्योंकि असहयोग आंदोलन को तो 1922 में वापस लिया गया था। चोरा चोरी की घटना 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी की घटना होती है, थाने में जिंदा जला दिए जाते लोग। इसी से व्यथित होकर महात्मा गांधी ने जो है 11 फरवरी 1922 को जो है
असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। इसलिए ये वाला ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। जबकि आप सब जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये 13 अप्रैल 1919 को होता है। इन्हीं के जवाब में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, और खिलाफत, खिलाफत ये भी कब का है, 1919 से। और थर्ड वन ध्यान रखोगे आप सब इसमें, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत और रॉलेट एक्ट, और रॉलेट एक्ट ये भी कब का है, मार्च 1919 में पास होता है। इन्हीं सब को लेके जो है महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को जो है सविनय अवज्ञा को स्टार्ट करा था। सॉरी, सविनय अवज्ञा नहीं, नॉन कोऑपरेशन, असहयोग, नॉन कोऑपरेशन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करा था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो है स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। जो दांडी मार्च है ये कब स्टार्ट होता है, तो ये 12 मार्च 1930 को हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। फिर इसके बाद सभी का डेट आप बार बार अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीजें आप सबके माइंड में सेट हो चुकी होंगी। अभ्यास जरूर करना है। नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद फिर अगला देखो क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज इंस्ट्रूमेंटल इन डिक्लेयरिंग अवध ए डिस्ट्रीब्यूटेड रीजन रिक्वायरिंग इट टू बी ब्रोट अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। निम्नलिखित में से किसने जो है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ, अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया था। जेडी कांस्टेबल 17 नवंबर 2021 को पूछा गया क्वेश्चन है। और यहाँ पे एक चीज देखना है कि अवध जो है, डिक्लेयरिंग अवध जो है वो भैया अशांत क्षेत्र है, मतलब सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। और इसको फिर किसके अंदर ले लिया जाए, इसको ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर ले लिया जाए, मतलब कि जानबूझ के हड़प लिया जाए। क्या कर लिया जाए, इसको हड़प लिया जाए। यानी इसके लिए एक नीति आई जिसका नाम था हड़प नीति। हिंदी में एक और बोलते हैं व्यापकता का सिद्धांत, व्यापकता का सिद्धांत। ओके, अब क्लियर करते हैं इसको क्या बोला जाता है। इसको बोला जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। बस अब आप सबका आंसर हो जाएगा कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कौन लेके आया था। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत जो है सबसे पहले फर्स्ट ऐसी रियासत जिसको हड़पा गया था समय 1848 का था, और सतारा रियासत थी। कौन सी रियासत थी दोस्तों, तो सतारा रियासत है जिसका ब्रिटिश सल्तनत में विलय किया गया था 1848 में। उसके बाद 1849 का समय ध्यान रखोगे तो संभलपुर, 1849 में जो है संभलपुर का हो गया था, संभलपुर। 1850 में देखोगे तो फिर उदयपुर, उदयपुर। 1853 में जो है झांसी, 1853 में नागपुर और झांसी, झांसी का जो है ब्रिटिश सल्तनत में विलय कर लिया गया था। उसी के समय 1849 में जो है पंजाब भी ब्रिटिश सल्तनत के अधीन आ गया था, पंजाब का विलय भी जो है। तो ये जो समय रहा था, ये समय जो है किसका रहा था, 1800, क्योंकि 53 का समय भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो इसका मतलब रेलवे भी इसी समय आई थी। तो मैंने कहा था महत्वपूर्ण घटना के साथ आप याद कर सकते हो 53, 1853 में जो है भारत में पहली बार रेलवे आती है। तो फादर ऑफ रेलवे के नाम से किसे जाना जाता है, तो फादर ऑफ रेलवे के नाम से जाना जाता है डलहौजी को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंडियन रेलवे, सॉरी फादर ऑफ इंडियन रेलवे। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, डलहौजी, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा यहाँ से। डलहौजी का समय रहा। कैनिंग के समय में आप सबको बताया था, कैनिंग में कैनन चली थी, बोले तो तोप चली थी। 1857 में रेवोल्यूशन हुआ था, यानी 1857 की क्रांति जो वो किसके समय में होती है, तो ये हुई थी कैनिंग के समय में। और रिपन के समय का ध्यान रखोगे तो 1881 में जो है आप सब ध्यान रख सकते हो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस, फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ये किसके समय में होती है, तो रिपन के समय में होती है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो 1878 में आया था उसको वापस किसने ले लिया था, लिटन लेके आया था, और इसको वापस जो है वो ले लिया था रिपन ने। तो इसके समय में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सब याद रखोगे, बोर्ड पे नजर है, ध्यान रखना है, कंसंट्रेट करके पढ़ाई करनी है, डिटेल सॉल्यूशन आप सबको यहाँ से करते चलना है। आगे बढ़ो फिर नेक्स्ट देखो, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया व्हेन द एनेक्सेशन ऑफ पंजाब, एनेक्सेशन ऑफ पंजाब वाज कैरिड आउट बाय द ब्रिटिशर। अंग्रेजों के द्वारा पंजाब का विलय करते समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन था भाई, ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल,
ये हुआ था सेकंड आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, उसके बाद की बात है। तो समय भी मैंने आप सबको बताया। पंजाब का ब्रिटिश सल्तनत में विलय कब किया गया था? 1849 में किया गया था। किसका? पंजाब का ब्रिटिश सल्तनत में। जबकि हरियाणा का पंजाब में विलय कब किया गया था? हरियाणा ने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ के भाग लिया था, इस वजह से 1857 की क्रांति के कारण आप लिख सकते हो रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। 1858 में किया गया था। कब किया गया था? 1858 में जो है हरियाणा का पंजाब में विलय होता है, और पंजाब को जो है ब्रिटिश सल्तनत का हिस्सा कब बनाया जाता है? 1849 में। और समय रहा था डलहौजी का। किसका समय रहा था दोस्तों? डलहौजी के समय की बात है। तो ऑप्शन क्या आंसर कर देंगे आप लोग यहाँ से? बी ऑप्शन जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लागू की थी? हड़प नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स दे मैंने आप सबसे कहा, तो फर्स्ट अगर आप सबसे पूछा जाए कि फर्स्ट जो है रियासत कौन सी थी, फर्स्ट रियासत, तो आप सबका आंसर क्या होगा? सतारा। सतारा महाराष्ट्र की फर्स्ट रियासत थी जो ब्रिटिश सल्तनत में शामिल होती है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत 1848। और सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो समय किसका रहा था? डलहौजी का समय रहा था। किसका समय था? डलहौजी का। देखो दोस्तों, कैनिंग जो है ये फर्स्ट वायसराय था। कैनिंग जो है भारत का फर्स्ट वायसराय था, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, भारत का पहला वायसराय। किसके तहत बनता है? तो इसके लिए आया था भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1858। उसके बाद जो है आप सब देखेंगे यहां से वॉरेन हस्टिंग। वॉरेन हस्टिंग का जो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। इसके तहत जो है वॉरेन हस्टिंग जो क्या बना था भाई? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था। रिपन के समय का पॉइंट आप सबको बताया 1881 में, ध्यान रखोगे। फर्स्ट कंप्लीट सेंसस भी, काफी सारे घटनाएं हैं 1881 में। फर्स्ट कंप्लीट सेंसस भी जो है रिपन के समय में होती है 1881 में, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। 1881 में 83 में जो है इल्बर्ट विधेयक भी आता है, 83 में लिखूं अब पता रहेगा। इल्बर्ट विधेयक जिसमें भारतीय जज जो है यूरोपियन के खिलाफ मुकदमे में सुनवाई कर सकता था, भारतीय जज हो सकता था। तो ये भी आप सबको यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, एक बार बोर्ड पे नजर डालो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। द लास्ट नवाब ऑफ अवध वाज? अवध का अंतिम नवाब जो है वो कौन था? पहला ऑप्शन है वाजिद अली शाह, मीर जाफर, मंसूर अली खान और अली वर्दी खान। अवध जो है दोस्तों, अवध को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था, ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया गया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कौन लेके आया था? तो ये भी आप सबको पता ही चल गया है कि डलहौजी के जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लेके आया था। तो ऐसे थोड़ा याद करेंगे आप सब। ये जो तीनों ही जो हैं लोग, ये तीनों ये बंगाल के नवाब हैं, नवाब ऑफ बंगाल, यानी कभी ना कभी ये नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल के नवाब रह चुके हैं, ये भी ध्यान रखना है। और जो आपका मंसूर अली खान है, ऑप्शन नंबर जो आप सी देख पा रहे हैं, ये लास्ट नवाब था, लास्ट नवाब ऑफ बंगाल, लास्ट नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल का अंतिम नवाब था। वाजिद अली शाह, आप सब समझ गए कि पहला आंसर जो होगा वो सही होगा। वाजिद अली शाह अवध का लास्ट नवाब था। मंसूर अली खान जो है ये बंगाल का अंतिम नवाब था। डलहौजी जो है ये कब से कब तक, आप यूं कह सकते हैं ये भारत का गवर्नर जनरल था, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब से कब तक रहता है? तो ये 1848 से लेकर 1856 तक जो है गवर्नर जनरल रहता है, 1848 से लेकर 1856 तक। चलो आगे बढ़ो, फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ। In 1944, the Battle of Imphal was fought between British Army and the Dash Army। 1944 में इम्फाल की लड़ाई ब्रिटिश सेना और किस सेना के बीच जो है ये लड़ी गई थी? 1944 तो इस समय तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रहा होगा, है ना?
तो किस देश के बीच हुआ था? जापान, डच, चीन और फ्रेंच। तो ये लड़ाई जो है ब्रिटिश और जापान, आप यूँ कहेंगे ब्रिटिश आर्मी और ब्रिटिश जापान आर्मी सेना के बीच जो है ये युद्ध लड़ा गया था 1944। और युद्ध है कौन सा, किस नाम से इसको जाना जाता है? तो इसको बैटल ऑफ इम्फाल कहा गया है। क्या कहा गया दोस्तों? इसको बैटल ऑफ इम्फाल के नाम से जाना गया है। आगे बढ़ते हैं फिर, नेक्स्ट देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल वॉज फोर्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1845 टू 1846 एडी? 1845-46 ईस्वी की अवधि के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? पहला है फर्स्ट एंग्लो सिख, फर्स्ट एंगल मराठा। मराठा लिखा हुआ है तो ये तो 1775 से लेके 1782 तक हुआ था। फर्स्ट एंग्लो मराठा जो है 1775 से 1782 के बीच में होता है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ये जो है ये 1803 से लेके 1805 तक होता है, 1805 तक। और थर्ड अगर पूछता आप सबसे, थर्ड एंग्लो मराठा में ही पूछता तो आंसर होता कि ये तो 1817 से 1819 के आसपास की बात है। खैर अब पूछे बचे दो ऑप्शन, तो आप सबके यहाँ से मराठा वाले तो कट ही गए हैं कि ना तो प्रथम आंग्ल मराठा होगा ना द्वितीय आंग्ल मराठा होगा। दो सिख है, एक पहला है फर्स्ट आंग्ल सिख। अगर आप सबको पता है क्योंकि ये सिख लिखा हुआ है तो यहाँ पे पंजाब, और पंजाब का विलय जो है वो कहा कब किस में कर लिया गया था? पंजाब ब्रिटिश सल्तनत में आ जाता है, ब्रिटिश एम्पायर में शामिल हुआ था, ब्रिटिश एम्पायर में ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो 1849 में। उस समय कौन था? डलहौजी की घोषणा के साथ ही। तो आंसर जो होगा मतलब कि 1848-49 में है वो। तो फिर तो फर्स्ट एंगल सिख युद्ध है 1845-46 और द्वितीय एंगल सिख युद्ध जो ध्यान रखोगे ये 1848-49, मतलब यही समय ध्यान रखोगे आप इसके लिए, ठीक है। तो यहां से आप सबने तीनों तो मराठा युद्ध देखी 1775 से 82, पहला मराठा युद्ध होता है 1803 से लेकर 1805 तक। दूसरा मराठा युद्ध होता है 1845-46 में, पहला सिख आंग्ल सिख युद्ध होता है, और दूसरा जो है आंग्ल सिख वॉर ये 1848-49 का समय आप सब ध्यान रखेंगे। तो डलहौजी की घोषणा के साथ ही, और मैंने आप सबसे बताया भी कि हरियाणा का पंजाब में विलय जो है वो कब हो जाता है? 1858 में। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ फिर, नेक्स्ट देखो। Queen Victoria proclamation declared that thereafter India would be governed by and in the name of the British monarch through a secretary of state on डैश को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में यह कहा गया कि अब से भारत का शासन एवं प्रशासन ब्रिटिश सम्राट के नाम पर एवं एक राज्य सचिव होगा। एक राज्य सचिव जैसे मार्ले मिंटो हो गया तो मार्ले राज्य सचिव, मिंटो भारत का वायसराय हुआ, के माध्यम से संचालित किया जाएगा। इसकी घोषणा जो है वो कब होती है? तो आप सब पढ़ के आए थे, रिवॉल्यूशन आता है 1857 का, 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद जो है भारत शासन अधिनियम आया। उसके बाद क्या हुआ? भारत शासन अधिनियम। एक तो जो पॉइंट यहाँ पे लिखा गया वो हो गया है, और सेकंड पॉइंट जो आप सब ध्यान रखोगे, इसके तहत जो गवर्नर जनरल होता था भारत का, जो गवर्नर जनरल था, इसे क्या कहा गया था? इसे वायसराय कहा गया था, इसे वायसराय। एंड फर्स्ट वायसराय जो हुआ था, पहला वायसराय जो भारत का हुआ था, उसका नाम क्या था? कैनिंग। तो कैनिंग ने ही ये घोषणा करी थी, कैनिंग ने ही ये घोषणा करी थी। और कब से हो जाएगा? 27 अक्टूबर 1858, 1 नवंबर 1858, 12 अगस्त 1858 और सितंबर 1860। तो 1860 वाला तो नहीं होगा, नवंबर ध्यान रखोगे आप, ठीक है। 1 नवंबर 1858 को जो है घोषणा के साथ ही ब्रिटेन की महारानी जो है घोषणा करते, और इसी के बाद ये बात कही किसने थी? तो कैनिंग के द्वारा जो ऐसा कहा गया था। तो इस पॉइंट को भी आप सब यहां से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ो फिर, नेक्स्ट पे आ जाओ। कैनिंग से आप ध्यान रख सकते हो, कैनन चला था, मतलब कि कुछ एक ऐसे गवर्नर जनरल हुए, वायसराय हुए, जिनके समय की महत्वपूर्ण घटनाओं को याद करके आप सब जो है उनके टेन्यूर को थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा फिर हमारा अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ए स्मॉल विलेज नेम्ड पलासी, एक छोटा सा गांव जिसका नाम है पलासी, नॉन फॉर द बैटल ऑफ पलासी, जिसको किसके नाम से जाना जाता है? पलासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो 23 जून 1757 को लड़ा गया था। विच वॉज फोर्ट बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लड़ा था? रॉबर्ट क्लाइव। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। एंड नवाब ऑफ सिराजुद्दौला, कहाँ का? बंगाल का, बंगाल का नवाब था ये। तो बंगाल के नवाब और अवध के ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है रॉबर्ट क्लाइव के बीच युद्ध हुआ। रॉबर्ट क्लाइव के साथ एक पॉइंट आप सबको बताया गया, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल,
पूछा जाएगा तो आंसर क्या करोगे? 1757 में बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना था? रॉबर्ट क्लाइव। हिंदी में देखिएगा, पलासी नाम का एक छोटा सा गांव जिसे पलासी की लड़ाई के लिए जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, कौन सी नदी के तट पर स्थित है? कौन सी नदी के तट पर स्थित है? भागीरथी नदी, पद्मा, हुगली और बराकर। तो ये किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। हुगली नदी के किनारे ही हम लोग आज कलकत्ता को पढ़ के आते हैं, कलकत्ता। ये भी आप सब यहां से ध्यान रखोगे, ठीक है। ऑप्शन क्या हो गया हमारे यहाँ पे? सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलो आगे बढ़ो फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो। इन विच ईयर डिड द मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, शाह आलम द्वितीय, इशू ए फरमान ग्रांटिंग दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा और टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी भैया ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान बना दिया था शाह आलम द्वितीय ने। किन प्रांतों का? बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। बंगाल सबसे आप यूं कह सकते हैं समृद्ध था। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, नाम हो गया है शाह आलम द्वितीय, ने किस वर्ष में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी करा था? शाह आलम द्वितीय। एक चीज आप सबको बताता हूँ, समय था 1764 का। 1764 में एक युद्ध हुआ था, नाम था बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर। अब कोई ऐसे ही तो दीवानी बना नहीं देगा, और वो भी उस कंपनी को जो हड़प नीति है, जो हड़पना चाहती है। बैटल ऑफ बक्सर। अब बैटल ऑफ बक्सर जो है, एक साइड तो थे ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसा यहाँ पे लिखा गया है, एक साइड तो था ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो इस समय जो युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे, नाम था हेक्टर मुनरो। क्या नाम था दोस्तों? हेक्टर मुनरो जो है वो युद्ध का नेतृत्व कर रहा था। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, आप सबसे पूछा जाए कि दूसरी तरफ जो है वो कौन था, तो आंसर क्या करेंगे? दूसरी तरफ था तीन व्यक्ति, ध्यान रखेंगे। फर्स्ट वन लिखते हैं नवाब ऑफ अवध सुजाउद्दौला, नवाब ऑफ अवध सुजाउद्दौला। दूसरे नंबर पे नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला, नवाब ऑफ बंगाल, सिराजुद्दौला नहीं था सॉरी इस युद्ध में, ध्यान रखोगे, मीर कासिम। थर्ड नंबर पे जो है मुगल बादशाह, मुगल रूलर, नाम क्या था? शाह आलम द्वितीय, जो यहाँ पे लिखा गया है शाह आलम द्वितीय। और आप सब जानते हुआ क्या था? हुआ था युद्ध में हार मिली थी इनको, शाह आलम द्वितीय, हेक्टर मुनरो। ये दोनों युद्ध जो हैं, 1757 का पलासी का युद्ध और 1764 का बक्सर का युद्ध, दोनों युद्ध अंग्रेजों ने जीत लिए थे, और फिर सत्ता को अपने अनुकूल बनाए रखा इन्होंने, मतलब अपने हिसाब से इन्होंने कानून पास करे थे। अब कोई चीज जब मिलेगी तो युद्ध हारने के बाद मिलेगी। 40 नहीं होगा, 56 नहीं होगा, 32 नहीं होगा, तो 1764 होता तो फिर भी सोचते, लेकिन आंसर क्या है? 1765 है। और आज के बाद आप ध्यान रखोगे कि हारने के बाद यानी एक साल बाद समय क्या रहा? 1765 का समय रहा, 1765 ध्यान रखोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाएं। चलो देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इज एन आर्किटेक्ट credited with the planning and designing major part of New Delhi's building during the British period। निम्नलिखित में से किस वास्तुकार को ब्रिटिश काल के दौरान नई दिल्ली के मुख्य भागों में इमारतों की योजना बनाने और उन्हें डिजाइन करने का श्रेय दिया गया? दिल्ली लिखा हुआ है, दिल्ली। और एक चीज बताइए आप सबको, दिल्ली का इनॉग्रेशन अगर पूछा जाए, दिल्ली का इनॉग्रेशन एज ए कैपिटल, एज ए कैपिटल कब हुआ था? तो आंसर होगा 1931 में, 1931 में। और किसने करा था? इरविन ने करा था। इरविन उस समय भारत का वायसराय था। नई दिल्ली को जो है, दिल्ली को कैपिटल बनाने की अनाउंसमेंट जो है, कैपिटल की जो अनाउंसमेंट हुई थी, देखो चीजों बहुत सिंपल समझने की है। अनाउंसमेंट 1911 में जॉर्ज पंचम और मैरी दिल्ली में जब भव्य दरबार का आयोजन किया जाता है, तब बंगाल के विभाजन को रद्द करते हैं, बंगाल से उड़ीसा और बिहार नए प्रांत बनते हैं, और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित होगी, ये बात होती है उससे पहले। लेकिन 1931 तक जो है राजधानी कलकत्ता ही रहती है ब्रिटिश की, ईस्ट इंडिया कंपनी की। सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी तो पहले खत्म हो चुकी है, ब्रिटिश की ध्यान रखोगे। 1931 में बनती है। तो अब इसका डिजाइन जो वो किसने करा था? पहला फ्रैंक लॉयड राइट, ली कार्बूजियर। हाँ, ली कार्बूजियर के साथ नाम जोड़ सकते हो। ली कार्बूजियर जो है चंडीगढ़ के स्थापत्य कार्य के लिए इसको जाना जाता है, तो चंडीगढ़ का आर्किटेक्चर था ये, चंडीगढ़ का वास्तुकार आप इसे कहेंगे, ली आर्किटेक्चर को। और इसमें एक जो है आप सबको बताऊं तो ओपन हैंड स्मारक है, खुला हस्त स्मारक, ओपन हैंड
मॉन्यूमेंट और यूनेस्को में शामिल है भाई ये। ली कार्बूजियर के स्थापत्य कार्य जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं, यूनेस्को में शामिल हैं। ठीक है, बचा ऑप्शन जो है एडविन लुटियन, बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन जो होगा हमारे यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। एडविन लुटियंस आप सबके लिए ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी टेक ओवर मैसूर? निम्नलिखित में से किस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर अधिकार कर लिया था? पीछे से मैंने आप सबको बताया था, मैसूर को पढ़ के आते हैं तो 4 जो है आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, आंग्ल मैसूर युद्ध। फर्स्ट वन अगर आप सबसे पूछा जाएगा तो ये कब हुआ था, 1767 से लेकर 1769 तक होता है। सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध अगर आप सबसे पूछा जाए तो 1780 से लेकर 1784 तक जो है सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। थर्ड अगर आंग्ल मैसूर युद्ध आप सबसे पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा, 1790 से लेकर 1792 तक जो है थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। फोर्थ अगर पूछा जाए आप सबसे तो ये हुआ था 1799 में। देखो मेरे दोस्तों, सबसे पहला तो पढ़ के आते हैं, मैसूर को पढ़ते हैं तो हैदर अली, क्या नाम है, हैदर अली। हैदर अली जो है वो मैसूर का शासक कब बनता है, तो आंसर आता है 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बनता है। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो है वो हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु। और समय क्या रहा होगा, समय 1782 का। तब 1782 में जो है फिर शासक बन के कौन आता है, तो आप सब कहोगे 1782 में जो है टीपू सुल्तान, मैसूर का शेर टीपू सुल्तान जो है, टीपू सुल्तान शासक बनता है, टीपू सुल्तान राजा बनता है 1782 में। टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है वो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हो जाती है। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हो जाती है, इस दौरान टीपू सुल्तान की चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान मृत्यु हो जाती है 1799 में। मैसूर यानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए, पेपर में सेम लाइन के साथ आएगा, श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। अब बताओ जरा, पलासी आएगा यहाँ ना, बंगाल के साथ था 1757 का, गलत हो गया है। बक्सर का पूछेगा 1764 था, गलत हो गया है। पोलीलूर की हो गई है ना, श्रीरंगपट्टनम की, सीज ऑफ श्रीरंगपट्टनम जब किया जा रहा था देन उसकी रक्षा करते हुए जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। अब जरा मुझे बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? ये इस तरीके से आंग्ल मैसूर युद्ध आप सब जरूर पढ़ के आना है। आंग्ल मैसूर युद्ध हो गए हैं, आंग्ल सिख युद्ध हो गए हैं और मराठा के हो गए हैं, वो भी ध्यान रखना है। सिख वाले अभी पढ़े थे हम लोगों ने, सिख के साथ जब पूछेगा तो फर्स्ट आंग्ल सिख युद्ध जो है वो पढ़ के आए 1845-46 में हुआ था। एंड सेकंड जो अगर आप सबसे पूछ रहा है, सेकंड आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, 1848-49 का ध्यान रखना। 49 इसलिए बता रहा हूं ताकि आप सबके माइंड में आ जाए कि पंजाब जो है वो हिस्सा बन गया था ब्रिटिश का, पंजाब को ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया गया था, पंजाब का विलय करवाया गया था, ब्रिटिश एम्पायर में हिस्सा बना लिया जाता है 1849 में, इसलिए 49 याद रख लो। ठीक है, बाकी बहुत डिटेल से तो ऐसे पूछेगा, कौन सा युद्ध हुआ था ये पूछेगा, समय तो वो देख ही पूछ, जैसे आज की क्लास में आज के क्वेश्चन में आप सबने देखा, फिर भी आप सबको एग्जैक्ट जो है सारी चीजों के बारे में पता होना आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, हु वॉन द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757? 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था? स्वाभाविक है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता था, और इनडायरेक्टली बोलेंगे तो रॉबर्ट क्लाइव ने जीता था। ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति आप कह सकते हैं, अंग्रेज सेनापति, अंग्रेज सेनापति, इसने जीता था भाई। ठीक है, और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ ये युद्ध होता है 1757 का, प्लासी का युद्ध। चलो आगे बढ़ो। द आइलैंड ऑफ बॉम्बे वॉज गिवन टू द इंग्लिश प्रिंसेस चार्ल्स सेकंड एज डावरी बाय द पुर्तगीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? कब दे दिया गया था? देखो भैया, पुर्तगाल के राजकुमारी कैथरीन ऑफ बरगेंजा और ब्रिटिश के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय, क्या बोला मैंने, पुर्तगाल की राजकुमारी और ब्रिटेन के राजकुमार की शादी होती है, और दहेज के स्वरूप में जो है इनको पुर्तगाली जो है इनको क्या दे देते हैं, बंबई दे देते हैं। अब बंबई जो इनको मिल तो गया था, लेकिन अब बंबई जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को कब मिलता है? निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों के द्वारा बॉम्बे द्वीप जो है अंग्रेजी राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दिया गया था? और वो समय रहेगा 1668 का। एक ऑप्शन आप सब यहाँ पे ऐड कर सकते हैं,
1668। और अगर एक और ऐड आप सब यहां से करें तो ध्यान रखेंगे 1687 का। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछे तीन तरीके से। बम्बई को आप सबको याद रखना है, बम्बई को जो है या लिखा हुआ है यहाँ पे बॉम्बे। बॉम्बे के लिए जैसा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया उस वे में तीन बातें आप सब ध्यान रखेंगे। सबसे पहले 1661 में जो है कैथरीन ऑफ बर्गेंजा और चार्ल्स द्वितीय की शादी होती है, यानी डोवरी के रूप में, यानी दहेज के स्वरूप में जो है ये चार्ल्स सेकंड को मिल जाता है, चार्ल्स सेकंड को। अब जो चार्ल्स सेकंड है कब, 1668 में। चार्ल्स सेकंड जो है वो 1668 में चार्ल्स सेकंड 10 पौंड के एनुअल रेंट पे, वार्षिक किराए पर जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप देता है। किसको मिल जाता है? अगर आप सबसे पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है बंबई कब मिला, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है बंबई कब दिया गया, तो आंसर क्या होगा? 1668 में। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इसके साथ क्या करती है? ईस्ट इंडिया कंपनी, तब समय ध्यान रखोगे 1687 का। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटा के ईस्ट जो अपना वेस्ट कोस्ट हो गया है, वेस्ट कोस्ट का हेडक्वार्टर जो है वो सूरत से हटाकर कहाँ पे स्थापित कर लेती है? तो सूरत से हटाकर जो है पश्चिमी तट का मुख्यालय बॉम्बे में स्थापित किया जाता है, बॉम्बे में। और समय क्या रहा? 1687 का। तो ये जो है बॉम्बे को लेके आप सबको 3 पॉइंट यहाँ से याद रख लेने हैं। कैथरीन ऑफ बर्गेंजा और चार्ल्स सेकंड की शादी हो जाती है और उस शादी में दहेज के स्वरूप में जो है इनको क्या मिल जाता है? बॉम्बे। वो शादी हुई थी 1661 में। उसके बाद जो है 1668 में जो है चार्ल्स सेकंड ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर जो है बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप देता है। और पश्चिमी तट का मुख्यालय फिर वो वहां से हटाकर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ ले जाती है? बॉम्बे, सूरत से बॉम्बे 1687 में। एक बार डालो बोर्ड पे नजर, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। इन विच ईयर डिड द लास्ट किंग ऑफ पंजाब महाराजा दलीप सिंह ascend ऑन द थ्रोन ऑफ पंजाब एट 10 ईयर ऑफ एज? पंजाब के अंतिम राजा महाराजा दलीप सिंह किस वर्ष 10 वर्ष की आयु में पंजाब की गद्दी पर बैठे थे? तो महाराजा दलीप सिंह पंजाब की गद्दी पर जो है 10 वर्ष की उम्र में बैठे थे। कब बैठे थे? अंतिम राजा हुए हैं महाराजा दलीप सिंह। तो जो समय रहा होगा 1849 का। और यही 1849 का समय हम सब पढ़ के आते हैं कि डलहौजी की घोषणा के बाद जो है 1849 में पंजाब का विलय जो है वो किस में कर लिया जाता है? ब्रिटिश एम्पायर में। पंजाब का विलय किस में हो जाता है? ब्रिटिश एम्पायर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाइएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स एंडेड द एंग्लो मैसूर वॉर? निम्नलिखित में से किस युद्ध ने आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त कर दिया था? क्योंकि 4 युद्ध होते हैं, वांडीवास और ये पढ़ के आते हैं तो 1759, वांडीवास और वेदरा 1759 और 60 अंग्रेज फ्रांसीसी और अंग्रेज डचों के बीच का युद्ध था, जिसे कोई मतलब नहीं था। श्रीरंगपट्टनम का था, बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम। ये समय रहा था 1799 को, क्योंकि इस युद्ध में जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और दूसरी तरफ आप यूं कह सकते हैं कौन थी भैया? ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो है कौन था अंग्रेज उस समय 1799 में? बंगाल का गवर्नर, तो वेलेस्ली था। वेलेस्ली जो है वो गवर्नर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अभी ये 2-4 बार हमारे रिपीट हो गए यहाँ से क्वेश्चन, इनको देखिए। Who among the following was the leader of the Ahom revolt 1880? अहोम विद्रोह जो हुआ था 1828 में, ये कहाँ की बात हो रही है? असम में। असम में अहोम विद्रोह हुआ था 1828 में। इसके जो नेतृत्व किसने करा था? कौन अहोम विद्रोह 1828 का नेता था? पहला शौकीन फोंड सावंत, भगत जवाहरमल, गोमधर कुंवर ने नेतृत्व करा था। किसने? गोमधर कुंवर ने जो है अहोम विद्रोह का 1828 में नेतृत्व करा था। नेक्स्ट पे आ जाओ फिर इसके बाद। बिटवीन होम वॉज द फर्स्ट एंग्ल मैसूर वॉर फोर्ट? पहला आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पहला आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ के आते हैं, हैदर अली था एक साइड, तो हैदर अली, क्योंकि हैदर अली जो है वो कब
मैसूर का शासक बनता है, तो 1761 में राजा बनता है या शासक बनता है ये हैदर अली। तो एक तरफ तो हैदर अली था, और फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था कब हुआ था, तो ये 1767 से लेकर 69 तक हुआ था। एक साइड दूसरा अंग्रेज जो गवर्नर था वो कौन था, वेरलस्ट। वेरलस्ट जो है ये गवर्नर ऑफ बंगाल आप इसे कह सकते हैं, गवर्नर ऑफ बंगाल था वेरलस्ट। अच्छा चलो सेकंड पढ़ लो फिर। सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध, सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक पढ़ के आते हैं, तो ये पढ़ के आते हैं 1780 से लेके 84 तक पढ़ के आते हो, है कि नहीं। बीच में तुम्हें समय आता है 1773 का। समय 1773 में कौन आया था, ये रेगुलेटिंग एक्ट से याद कर सकते हो। इसी के तहत वारेन हेस्टिंग आता है, तो वारेन हेस्टिंग था। और वारेन हेस्टिंग ये कौन था भैया, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। और एक तरफ कौन था, हैदर अली की 1782 में मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद टीपू सुल्तान शासक बनता है। इधर बीच में एक साइड लिख सकते हो आप सब, 1782 में हैदर के बाद हैदर की मृत्यु हो जाती है और टीपू राजा बनता है, टीपू सुल्तान, ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है थर्ड एंगल, फोर्थ में लास्ट पेज पे आप सबको बताया था, थर्ड आंगल जो मैसूर युद्ध हुआ था ये कब की बात है, 1790 से लेके 92 तक, ध्यान रखोगे। तो 93 में हम लोग पढ़ के आते हैं इधर कॉर्नवालिस, 1793 में। तो कॉर्नवालिस का नाम ध्यान रखोगे, कॉर्नवालिस का नाम आप सब यहाँ से ध्यान रखोगे, ठीक है। ये थर्ड में। और फोर्थ में मैंने आप सबको पहले ही बता दिया, वेलेस्ली था, और टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे पूछा आपसे पहले आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो टीपू सुल्तान, ये नहीं होगा क्योंकि टीपू सुल्तान के साथ जो है हम लोग पढ़ सकते हैं थर्ड एंड फोर्थ। सेकंड भी ध्यान रख सकते हो, लेकिन फर्स्ट जो है वो हैदर अली एंड ब्रिटिश के बीच लड़ा गया। तो ऑप्शन जो होगा आपका क्या आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन जो सही। तो यहाँ से मैंने अंग्रेजों के आप सबको गवर्नर जनरल, गवर्नर भी बता दिए हैं, और जो शासक रहा था टीपू सुल्तान और हैदर अली वो भी ध्यान रखोगे। चलो नेक्स्ट देखो फिर इसके बाद। नेक्स्ट है हमारा, विच ट्रीटी बिटवीन द ब्रिटिश एंड द बर्मीज लीड टू अनेक्सेशन ऑफ असम बाय द ब्रिटिश इन द ईयर 1826। वर्ष 1826 में अंग्रेजों और बर्मा के बीच जो है किस संधि के कारण अंग्रेजों ने असम पर कब्जा कर लिया था, तो संधि 1826 में होती है सालबाई टिटालिया सोगोली, नहीं, ट्रीटी ऑफ यदाम्बू, ट्रीटी ऑफ यदाम्बू। ऑप्शन जो होगा ए हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ट्रीटी ऑफ यदाम्बू जो 1826 में अंग्रेज और बर्मा के बीच होता है, इस संधि के कारण अंग्रेजों ने जो है असम पर अधिकार कर लिया था, या असम पर कब्जा कर लिया था, अधिकार ना कह के कब्जा कह दो, ठीक है। लिखा गया इन 1651 ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर वॉज द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री स्टेब्लिश्ड। 1651 में किस नदी के किनारे इंग्लिश फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। 1651 में जो है बंगाल के नवाब शाह सूजा था, बंगाल, नवाब ऑफ बंगाल शाह सूजा, इन्होंने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ व्यापारिक छूट प्रदान की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ व्यापारिक छूट प्रदान करी थी, कुछ व्यापारिक छूट प्रदान करी थी। और इस छूट का एक नाम भी था, इसे निशान कहा गया था। क्या कहा गया था, निशान। तो बंगाल की बात हो गई, और बंगाल में कलकत्ता, और कलकत्ता हुगली नदी, तो कौन सी नदी ध्यान रखोगे आप लोग, हुगली नदी जो होगा वो सही आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी पे जाना है आप सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। बाकी आप सब जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 31 दिसंबर 1600 को होती है। नेक्स्ट देखिएगा, द विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इन विच वॉर in India in 1757 is considered their first majority victory। 1757 में भारत में किस युद्ध में अंग्रेजों की जीत को उनकी पहली बड़ी जीत माना जाता है। 1757 की जो जीत हुई थी, बैटल ऑफ पलासी था वो, बैटल ऑफ बक्सर था, पानीपत था। देखो बैटल ऑफ पलासी था वो 1757 में होता है, बैटल ऑफ पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था, 1757 में। सिराजुद्दौला और अंग्रेज सेनापति का नाम क्या था, रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, रॉबर्ट क्लाइव 1743 में जो है भारत आता है, मद्रास आता है एक कर्मचारी के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी का। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में लड़ा और जीता गया था, इसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने करा था। किसने करा था, हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था।
पानीपत को पढ़ के आते हो तो सिंपल लिखा है बैटल ऑफ पानीपत, 3 जो है लड़ाइयाँ पानीपत में लड़ी गई थी। पानीपत में 3 युद्ध होते हैं, फर्स्ट बैटल, सेकंड बैटल एंड थर्ड बैटल। पानीपत का जो फर्स्ट बैटल हुआ था इसमें बाबर ने डिफीट करा था, किसे डिफीट करा था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी सल्तनत काल का लास्ट शासक रहा, लोदी वंश का लास्ट शासक, और पूरे सल्तनत काल का पहला ऐसा शासक था जो कि युद्ध स्थल में मारा गया। तो यानी ये युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था, तो समय पूछेगा आप सबसे, तो आंसर होगा 1526 में। सेकंड बैटल में जो है अकबर ने किसे डिफीट करा? हेमू को। हालांकि अकबर की तरफ से कौन ये युद्ध लड़ता है, तो बैरम खान अकबर का सेनापति होता है। हेमू जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था, हेमू। ये युद्ध कब होता है, तो ये 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। पानीपत का तीसरा युद्ध में जो है अहमद शाह अब्दाली, तो अब्दाली लिख देता हूं, ने मराठों को हराया था। और ये युद्ध कब होता है? 1761 में। इसमें मराठा कौन था सेनापति के रूप में, ध्यान रखोगे तो सदाशिव राव भाऊ, ये ध्यान रखोगे। 3 जो है पानीपत के युद्ध आप सबको यहाँ से ध्यान रख लेने हैं। तो सही आंसर आप सबको यहाँ से मिला, 1757 का समय भी दिया हुआ है, तो बैटल ऑफ पलासी जो होगा वो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद में एक बात और पूछी जाती है यहाँ से, वो ध्यान क्या रखोगे आप सब, कि मुगल शासक का नाम क्या था? शाह आलम द्वितीय। मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, मुगल रूलर शाह आलम सेकंड। तो शाह आलम सेकंड ने जो है 1765 में दीवान बना दिया था भाई, दीवानी दे दी थी किसकी? बंगाल की। या तो कई बार तो अकेला बंगाल लिखा होता है, कई बार आप सबने देखा होगा यहाँ पे बिहार भी लिखा होता है और उड़ीसा भी लिखा होता है, तीनों ही लिखे होते हैं, और कई बार बंगाल लिखा होता है। तो कब ये दीवानी सौंप दी थी, तो समय आप सबको ध्यान रखना है 1765 का समय रहा था, ठीक है, 1765 का समय याद रखोगे। चलो आगे बढ़ो, इसके बाद फिर नेक्स्ट देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वर इलेक्शन हेल्ड फॉर प्रोविडेंशियल असेंबलीज एंड मिनिस्टर्स ऑल ओवर इंडिया ऑफ द ब्रिटिश एरा। ब्रिटिश कालीन संपूर्ण भारत में प्रांतीय विधानसभाओं और मंत्रालयों हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष चुनाव करवाए गए थे? तो इसके लिए हम लोग पढ़ के आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत चुनाव करवाए गए थे। जरा आप मुझे बता सकते हो वो चुनाव कहाँ कहाँ हुए थे? तो एक चुनाव हम लोग लिखते हैं बंगाल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बंगाल। बंगाल से ही अलग हुआ था बिहार, बिहार में चुनाव होता है। बिहार से, बंगाल से ही निकला था। उड़ीसा और बिहार अलग होते हैं ना 1911 में, जॉर्ज पंचम और मैरी। तो ये तो फर्स्ट प्रोविडेंस पढ़ के आते हैं हम लोग, प्रांत पढ़ के, 3 जो कमीशनरी हम लोग पढ़ के आते हैं। तो बंगाल हो गया, उसके बाद क्या ध्यान रखेंगे आप लोग यहाँ से? मद्रास, मद्रास हो गया है। उसके बाद आप सबको ध्यान रखना है यहाँ से बॉम्बे प्रेसिडेंसी, तो बॉम्बे बम्बई हो गया है। इसके बाद जो है आप सबको एक मध्य प्रांत ध्यान रखना है, मिडल प्रोविडेंस, इन एम प्रोविडेंस लिख देता हूँ, मिडल प्रांत। उसके बाद जो आपको एक संयुक्त प्रांत ध्यान रखना है, संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविडेंस लिख देता हूँ, संयुक्त प्रांत हो गया है। ये यूपी वाला क्षेत्र इसमें शामिल था। उसके बाद एक ध्यान रखोगे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविडेंस, NWF हो जाएगा। उसके बाद एक होगा आपका पंजाब, पंजाब ध्यान रखोगे। एक आप सब ध्यान रखोगे यहाँ से सिंध प्रांत हो गया है, पंजाब हो गया है, सिंध हो गया है। एक आप सब यहाँ से ध्यान रखोगे असम प्रोविडेंस हो गया है, असम प्रांत हो गया है। और 11वें के आगे ये लगा मेरे दोस्तों क्वेश्चन मार्क। और बताओ टोटल कितने प्रांतों में चुनाव हुए थे? तो 11 प्रांतीय चुनाव हो गए थे, 11 प्रांतों में हुए थे। टोटल नंबर पूछे तो 11 आप सब यहां से आंसर करेंगे। 10 मैंने आप सबके सामने आपके स्क्रीन के ऊपर लिख दिए हैं, बाकी 11वें के आगे क्वेश्चन मार्कर मैं चाहता हूं कि आप सब जो है इसके बारे में सर्च करें, ताकि आप सबको इनके बारे में पता चले कि भाई कौन से ये प्रांत थे, और आप इसमें और ज्यादा यहां से पढ़ पाएं। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 तो आया, लेकिन चुनाव जो हुए हैं वो फिर कब हुए? 45 में तो नहीं हुए होंगे, 35 में नहीं है, 42 में नहीं है, 1937 में चुनाव हुए हैं। यानी समय आपको 1935 के आसपास का ध्यान रखना है, 35 नहीं है, ठीक है। खैर 1937 सीधा याद कर लो आप सब इसमें, ये आप सबको यहाँ पे विशेष ध्यान रखने वाला पॉइंट है, ठीक है।
तो बंगाल हुआ, बिहार हुआ, उड़ीसा हुआ, उसके बाद मद्रास और बॉम्बे मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविनेंस हो गया है। उसके बाद पंजाब है, सिंध है, असम हो गया है। इनको भी आप सबको ध्यान रखना है। और मैं चाहता हूँ 11वां प्रांत जो है आप सब यहाँ से याद करें कि कौन सा प्रांत जो है आपका यहाँ पे एक और रहता है इसके बाद, क्योंकि तभी आप सब वहां से याद कर पाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ फिर इसके बाद, ठीक है। यहाँ से एक आप सब ध्यान रख लीजिएगा, उड़ीसा, ये है आप सबका ऑप्शन। हु वॉज द रूलर ऑफ मैसूर बिफोर इट पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश? अंग्रेजों के हाथों में जाने से पहले मैसूर का शासक कौन था? अंग्रेजों के हाथों में, बहुत जबरदस्त पॉइंट है यहाँ पे सीखने और समझने वाला आप सबके लिए। देखिए हैदर अली, और ऑप्शन लाजवाब ऑप्शन दिए है, दिल्ली पुलिस एमटीएस 29 दिसंबर 2018 के इस पेपर में। कैसे कहोगे आप सब? क्योंकि हैदर अली जो है वो 1761 में शासक बनता है मैसूर का। हैदर अली कब शासक बनता है? 1761 में। हैदर अली की जो मृत्यु है वो कब हो जाती है? हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 1782 में। 1782 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। इंग्लिश में कहोगे सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो है इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उसके बाद 1782 में फिर कौन शासक बनता है? टीपू सुल्तान शासक बनता है। 1782 में जो है टीपू सुल्तान राजा बना था, टीपू सुल्तान शासक बना 1782 में। और 1799 में श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए फोर्थ आंग्ल युद्ध में, सिंपल लिख देता हूं, चौथा युद्ध था जिसमें इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब वोडेयार जो लिखा हुआ है, वोडेयार टीपू सुल्तान के जस्ट बाद, टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर पर शासन करते हैं अंग्रेजों के सहयोग से। आफ्टर टीपू सुल्तान डेथ वोडियारों का शासन आता है, वोडियार। और वोडियारों का एक निवास स्थान है, वोडियार रूल करते हैं। और वोडियारों का एक निवास स्थान के रूप में पता है पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो आप सबसे स्टैटिक जीके में पूछा गया था, निवास स्थान। पेपर में क्वेश्चन आया था कि मैसूर पैलेस जो है, मैसूर पैलेस किन का, एक बार इमेज से देखना, गूगल करना और देखना कितना शानदार है। मैसूर पैलेस किसका निवास स्थान रहा? तो पेपर में टीपू सुल्तान भी ऑप्शन में दिया था, और मैसूर का नाम है और हम टीपू सुल्तान के साथ ना जाए, है ना, तो माइंड वहीं बार बार क्लिक करवाता है। इसलिए ध्यान से पढ़ा होगा तो आप सब आंसर कर पाएंगे कि वोडियारों का निवास स्थान रहा। मैसूर पैलेस जो है वोडियारों का निवास स्थान रहा था। वोडियार कौन थे? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद जो है वोडियारों का शासन रहता है। अब अंग्रेजों के हाथ में आने से पहले मैसूर पर किसका शासन था? 1782, टीपू सुल्तान का टीपू सुल्तान का शासन था। यहाँ पे आंसर कर देंगे हम लोग यहाँ पे अपना ऑप्शन ए। उसके समय जो ये अंग्रेज लिखा हुआ है, अंग्रेज, ये भी ध्यान रखोगे, वेलेस्ली था, वेलेस्ली। और अंग्रेजों के मदद से ही जो है वोडियारों का शासन फिर चलता रहा था। यहाँ पे अगर आप सबसे पूछे सेकंड, इसमें जो है वो अंग्रेज कौन था? इधर अगर आप सबसे पूछे कि अंग्रेज कौन था तो आप कहेंगे 1782 पूछा हो ना, तो वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग शासन, वॉरेन हेस्टिंग उस समय अंग्रेज, ये कौन था भाई? ये बंगाल का गवर्नर जनरल था, फर्स्ट गवर्नर जनरल भी बना था ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को पास करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़े फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। नेक्स्ट देखो, इन अगस्त 1907 मैडम भिकाजी कामा बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू होस्ट इंडियन फ्लैग इन फॉरेन सॉइल इन डैश। अगस्त 1907 में मैडम भिकाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी थी। उन्होंने भारतीय ध्वज जो है कहाँ फहराया था? अच्छा, अगर ये आप सबसे पूछे भारतीय धरती पर इंडिया में जो है फर्स्ट पर्सन कौन बने थे जिन्होंने होस्ट इंडियन फ्लैग, टू होस्ट इंडियन फ्लैग, तो यहाँ क्या आंसर करेंगे? यहाँ आंसर करेंगे हम लोग 1943 की बात है, सुभाष चंद्र बोस, एससी बोस ने अंडमान में सबसे पहले भारतीय धरती पर तिरंगा फहराने का काम करा था। और विदेशी धरती पे पूछेगा तो मैडम भिकाजी कामा का नाम आएगा। मैडम भिकाजी कामा विदेशी धरती पर तिरंगा फहराने वाली पहली महिला, पहली व्यक्ति हैं। जर्मनी के स्टुटगार्ड में, जर्मनी के स्टुटगार्ड में जो है इन्होंने
तीसरी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी कांग्रेस के उसमें भाग लिया, और जर्मनी के स्टुटगार्ड में जो है विदेशी धरती पर तिरंगा फहराने वाली पहली भारतीय महिला बनती हैं। तो ये ऑप्शन ए के साथ आप जो है इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद पॉपुलराइजिंग द कैच फ्रेज इनकलाब जिंदाबाद। निम्नलिखित में से किसे इनकलाब जिंदाबाद सूत्रवाक्य को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है? राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने जो है इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। फांसी जो है कहाँ पे दे दी गई थी? तो लाहौर जेल में जो है इनको फांसी दी गई थी, लाहौर जेल में फांसी दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। रिवॉल्यूशनरी हीरो अशफाक उल्ला खान वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ फॉर। क्रांतिकारी नायक अशफाक उल्ला खान को डैश के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी, तो उसमें तो भगत सिंह थे। बर्निंग ऑफ द चोरा चोरी पुलिस स्टेशन, चोरा चोरी थाने में आग लगाने में। काकोरी ट्रेन एक्शन के लिए, और अलीपुर षड्यंत्र मामला। तो सही आंसर क्या होगा? काकोरी ट्रेन रोबरी। मैंने आप सबसे कहा इसका नेम ध्यान रखिएगा, इसको अब क्या कहा जाएगा बुक्स में जब हम लोग पढ़ के आते हैं एनसीईआरटी में, तब नाम जो है इसका काकोरी ट्रेन एक्शन है। और ये कब होता है? तो 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925, काकोरी ट्रेन एक्शन। तो काकोरी ट्रेन एक्शन के लिए जो है क्रांतिकारी नायक अशफाक उल्ला खान को जो है मौत की सजा सुनाई गई थी। तो ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वंदे मातरम इज एन एक्सर्ट टेकन फ्रॉम द नोवेल डैश रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित किस उपन्यास से लिया गया है? सरस्वती चंद्र, दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ और विष वृक्ष। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आनंद मठ। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास हो गया है। एक हम लोग पढ़ के आते हैं स्वदेशी मोमेंट। स्वदेशी मोमेंट, स्वदेशी मोमेंट की शुरुआत कब होती है? तो आंसर होगा 7 अगस्त 1905 को। ये चलाया किसके अगेंस्ट गया था? अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल विभाजन के विरोध में। अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल का जो विभाजन है वो कब घोषणा होती है? तो 20 जुलाई 1905 को उसकी अनाउंसमेंट हुई थी, अनाउंस। और इसी को लेके कलकत्ता के टाउन हॉल में ये होता है भाई। पेपर में पूछा था कहाँ पे होता है सबसे पहले? कलकत्ता का टाउन हॉल में। और बंगाल का विभाजन जो है वो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी होता है। 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था, और इसी दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। पहले पढ़ाया हुआ है शोक दिवस के रूप में। तो यहाँ इस आंदोलन के दौरान एक गीत था, अमार सोनार बांग्ला। क्या नाम है? अमार सोनार बांग्ला। तो ये जो है किसके द्वारा लिखित है? अमार सोनार बांग्ला की रचना किसने करी थी? तो सही आंसर होगा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने करी थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है अमार सोनार बांग्ला की रचना करी थी। ध्यान रखेंगे आप सब यहाँ से, इसके बारे में भी पढ़ना है आप सबको। तो दोनों ही ध्यान रखने। भारत का राष्ट्रीय गीत है, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, और अमार सोनार बांग्ला की रचना जो है गुरुदेव ने करी थी, और आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम। चलो देखो नेक्स्ट पे आते हैं, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट है हमारा इसके बाद, हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर was killed mistakenly instead of James Scott by Bhagat Singh and his follower on 17th December 1928। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और उनके अनुयायियों के द्वारा निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश पुलिस अधिकारी को जेम्स स्कॉट के बजाय गलती से मार दिया गया था? एडवर्ड ब्रैडफोर्ड, सैंडर्स, जेम मुनरो। तो 17 दिसंबर 1928 को किसकी हत्या कर दी थी? सैंडर्स की हत्या कर दी थी। और बटुकेश्वर दत्त के साथ 8 अप्रैल 1929 को जो है असेंबली में बम फेंका था। असेंबली के अंदर, और तब वहां से भागे नहीं थे, पर्चे फेंके थे और नारा दिया था।
तो वहीं से कि हमारा जो उद्देश्य है यहाँ से जो पटाखों के, या यूं कह सकते हैं कि बम की आवाज़ से जो है अंग्रेजों के जो कानों तक ये पहुंचाना था। तो इसके साथ ध्यान रखेंगे जॉन सैंडर्स। नेक्स्ट आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ गदर पार्टी। निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी के गठन से संबंधित है? गदर पार्टी से संबंधित आप सबसे पूछा हुआ है। गदर पार्टी की स्थापना जो है 1913, समय पूछेगा 1913 में, कहाँ पे पूछेगा? सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को। 1918 में सैन फ्रांसिस्को में जो है लाला हरदयाल के नेतृत्व में की गई, लाला हरदयाल के नेतृत्व में जो है स्थापना की गई सैन फ्रांसिस्को में। अब यहाँ पे जो है इसके फर्स्ट जो अध्यक्ष बनाए गए थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट, अगर इसके जो पूछे आप सबसे, प्रेसिडेंट फर्स्ट अध्यक्ष जो है वो कौन बनाए गए थे? तो सोहन सिंह भाखड़ा, सोहन सिंह भाखड़ा जो है इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। और लाला हरदयाल जो है मंत्री बनाए गए थे पहले। और कोषाध्यक्ष अगर पूछे आप सबसे कि इसके पहले कोषाध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो आंसर होगा कांसीराम जो हैं, कांसीराम पहले कोषाध्यक्ष बनाए गए थे। कांसीराम अम्बाड़ा हरियाणा से थे, कांसीराम पहले कोषाध्यक्ष बनाए गए थे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल और लाला हरदयाल। तो लाला हरदयाल के नेतृत्व में ही जो है 1913 में गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। लाला लाजपत राय से संबंधित आप सबको बताया है 1894 में पीएनबी की स्थापना, ध्यान रखो, पीएनबी की स्थापना। उसके बाद लाला लाजपत राय 1888 में जो है इलाहाबाद, इलाहाबाद कांग्रेस सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, कांग्रेस सेशन में, कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेते हैं, ये ध्यान रखो। इस सेशन की अध्यक्षता, प्रेसिडेंट अगर पूछे आप सबसे कि सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे, तो जॉर्ज यूल का नाम आता है, जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल कौन था? पहला अंग्रेज अध्यक्ष कहोगे, फर्स्ट अंग्रेज अध्यक्ष। पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूल जो है कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष था, ठीक है। तो लाला हरदयाल के नेतृत्व में, तो ऑप्शन डी ध्यान रखेंगे आप यहाँ से। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड, वेयर एंड इन विच ईयर वॉज द कांग्रेस ऑफ द ओप्रेस्ड नेशन हेल्ड। उत्पीड़ित राष्ट्रों का सम्मेलन जो है, कांग्रेस सम्मेलन की बात है ना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कहाँ और किस वर्ष आयोजित किया गया था? ब्रुसेल्स बेल्जियम 1927, लंदन 1926 और फ्रैंकफर्ट 1925 एंड लंदन 1925। सही आंसर होगा ब्रुसेल्स में 1927 में। इसमें जो है जवाहरलाल नेहरू भाग लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू जो है इसमें भाग लेते हैं। जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर पूछा जाए, आईएनसी, इसकी स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885, 72 डेलीगेट, इसमें सबसे पहला जो सेशन हुआ था मुंबई में, फर्स्ट सेशन। फर्स्ट सेशन जो है बॉम्बे में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता करी थी डब्ल्यू सी बनर्जी ने, डब्ल्यू सी बनर्जी जो है इसके पहले सेशन की अध्यक्षता करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, ब्रुसेल्स ध्यान रखिएगा 1927, जवाहरलाल नेहरू इसमें भाग लेते हैं। डिप्रेस्ड यानी उत्पीड़ों राष्ट्रों का सम्मेलन जो है वो पहले ब्रुसेल्स में होता है। द कॉल दिल्ली चलो, द कॉल दिल्ली चलो वॉज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स। दिल्ली चलो का नारा जो है, दिल्ली चलो का आह्वान निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं है, बाल गंगाधर तिलक नहीं है, सुभाष चंद्र बोस ने जो है दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा, जय हिंद का नारा और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने जो है जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा दिया था। ये आप सब यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ें। फिर इसके बाद भगत सिंह का हम लोग पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। भगत सिंह का इनकलाब जिंदाबाद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा भी ध्यान होगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी, ये भी पता है।
और महात्मा गांधी के जो है आप सबको पता है काफी सारे महात्मा गांधी ने जो है खास करके करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी से, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है सरियतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ डैश का हिस्सा थे। सरियतुल्लाह खान जो है वो किसका हिस्सा थे? सरियतुल्लाह खान वॉज ए पार्ट ऑफ द डैश अगेंस्ट द ब्रिटिश। फकीर विद्रोह का, वहाबी आंदोलन, सन्यासी विद्रोह, फराजी आंदोलन। तो फकीर सरियतुल्लाह खान जो हैं वो अंग्रेजों के खिलाफ हुए फराजी आंदोलन के में शामिल थे, या फराजी आंदोलन का हिस्सा थे, पार्ट ऑफ फराजी मूवमेंट। नेक्स्ट देखो, इन विच सिटी डिड द फ्रीडम फाइटर चंद्रशेखर आजाद शूट हिमसेल्फ ऑन बिगिन besieged by the ब्रिटिश पुलिस? अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद का सबको याद होगा, इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क, जहां पे जो है चंद्रशेखर आजाद ने 27 फरवरी 1931 को जो है आखिरी गोली जो बंदूक की थी वो अपने आप को मार ली थी, अंग्रेजों को अपने आप को सौंपने के बजाय। 27 फरवरी 1931 अल्फ्रेड पार्क, इसका नाम जो है अब आजाद पार्क के नाम से रखा गया है। किसके नाम से? आजाद पार्क के नाम से अब इसका नाम रखा गया है। और ये कहाँ पे हो गया? इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा यहाँ पे? डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, चंद्रशेखर आजाद। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं। इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क 27 फरवरी 1931 को जो है आखिरी गोली जो बंदूक की थी अपने आप को शूट कर लिया था, इससे अपने को अंग्रेजों को सौंपने की बजाय। चलिए नेक्स्ट देखिएगा इसके बाद फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर्स बिफोर द अराइवल साइमन कमीशन इन इंडिया? क्वेश्चन पूछा हुआ है कि साइमन कमीशन के आने से पहले, जब साइमन कमीशन भारत आया था, साइमन कमीशन, तो ये 3 फरवरी 1928 को जो है बॉम्बे पहुंचता है, बम्बई आता है। 3 फरवरी 1928 को बम्बई आया था साइमन कमीशन। अब बताना है कि कौन सी घटना जो है इससे पहले होती है। ये तभी पॉसिबल है जब हिस्ट्री को आप सबने कोई अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, याद किया होगा। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है 1930 में होती है, फर्स्ट। जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, सेकंड, वो 1931 में होती है। वो खास इसलिए है क्योंकि इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में जो है महात्मा गांधी भाग लेते हैं। महात्मा गांधी जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट। इरविन के लिए तो मैंने आपको 2 बातें बताई, एक तो 1931 में इरविन होता है जो दिल्ली को एज ए कैपिटल इनॉग्रेट करता है, बाकी गांधी इरविन पैक्ट जो 1931 में ही होता है। तो 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन पैक्ट। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना गया। क्या लिखा गया? इसे दिल्ली समझौता भी कहा गया, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद है क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये समय रहा था 8 अगस्त 1942 का, इसे अगस्त क्रांति भी कहा गया है, 8 अगस्त 1942 का। काकोरी ट्रेन एक्शन जो है ये पहले ही बताया था, ये 9 अगस्त 1925 को होता है। काकोरी ट्रेन एक्शन या काकोरी कॉन्स्पिरेसी, काकोरी षड्यंत्र। तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र हुआ था। अब देखो जरा कौन सी घटना फिर साइमन कमीशन के भारत आने से पहले होती है। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचता है, इससे पहले की तो ये 31 है, 30 है सारे ही, और ये 1942 का हो गया है। तो एक ही घटना है जो पहले होती है, और वो घटना कौन सी हो गई है फिर? काकोरी ट्रेन एक्शन। इसलिए आप यहाँ पे इसका सही आंसर क्या कर दोगे? ऑप्शन जो होगा हमारा डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्या ध्यान रखोगे? ऑप्शन डी आप सबको जो है यहाँ पे ध्यान रख लेना है। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए जो है लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हो जाते हैं, लाला लाजपत राय, और लाहौर में 1928 में ही उनकी मृत्यु हो जाती है, लाहौर में उनकी मृत्यु हो जाती है। ये भी आप यहां से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए बोर्ड पे नजर डालिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, विच न्यूज़पेपर एडिटेड बाय बाल गंगाधर तिलक वाज वन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट क्रिटिसिज ऑफ द ब्रिटिश रूल?
बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संपादित कौन सा समाचार पत्र ब्रिटिश शासन के सबसे कटु आलोचकों में से एक था? अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, द ट्रिब्यून, द हिंदू। तो केसरी का संपादन करा था किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। समय 1881 के आसपास का था और इसका किस भाषा में किया गया था? तो मराठी में किया गया था। जबकि मराठा जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रकाशित था, इसका इंग्लिश में किया गया था। ये किस भाषा में लिखा गया था? मराठा जो है ये इंग्लिश में था। जबकि केसरी का संपादन जो है वो किस में? मराठी भाषा में 1881 में बाल गंगाधर तिलक ने करा था। बाल गंगाधर तिलक ने ही 1893 और 1895 में 1893 व 1895 में जो है शिव गणेश चतुर्थी और शिवाजी उत्सव मनाने की शुरुआत करी थी। गणेश चतुर्थी और शिवाजी उत्सव मनाने की शुरुआत करी थी, ये भी ध्यान रखोगे, शिवाजी उत्सव। चलो नेक्स्ट देखो, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, हु रोट गीता रहस्य विच इज ए कॉमेंट्री ऑन द भगवद गीता इन द किस जेल में? मांडले जेल ऑफ म्यांमार। गीता रहस्य जो है, पहला तो देखिए गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? म्यांमार की मांडले जेल में लिखी गई थी, उनके द्वारा। भगवत गीता पर लिखा गया एक टीका है बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, अरविंदो घोष और लाला लाजपत राय। तो गीता रहस्य पुस्तक जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई थी। कहाँ पे? मांडले जेल में, म्यांमार की मांडले जेल में जो है लिखी गई थी। एक आप सबको पता होगा, खैर वो अलग क्वेश्चन हो जाएगा। पोर्ट ब्लेयर, अंडमान की जो जेल थी सेलुलर जेल, जिसका नाम वीडी सावरकर के नाम पर लिख कर दिया गया है, और पोर्ट ब्लेयर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी वीडी सावरकर के नाम पर है। दूसरा पॉइंट यहाँ से पढ़ के आते हैं हम लोग कि इतिहास, इन्होंने जो है जेल की दीवारों पर इतिहास लिख दिया था, इसके लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, कनकलता बरुआ वॉज ए टीनेज फ्रीडम फाइटर फ्रॉम। कनकलता बरुआ देश की किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी, नागालैंड, असम, सिक्किम और मिजोरम। तो कनकलता बरुआ जो है वो असम की एक जो है आप यूं कह सकते हैं स्वतंत्रता सेनानी थी। कनकलता बरुआ जो है वो कहाँ की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो ये असम की एक स्वतंत्रता सेनानी थी, कनकलता बरुआ, असम की स्वतंत्रता सेनानी। नेक्स्ट पे आओ, इसके बाद नेक्स्ट देखो, बाल गंगाधर तिलक वॉज डिस्क्राइब्ड एज द डैश बाय द वैलेंटाइन सिरोल। तो वैलेंटाइन के द्वारा जो है बाल गंगाधर तिलक को किस नाम से पुकारा गया है, क्या कहा गया है? भारतीय शांति के पिता, मैन ऑफ पीस, शांति के पिता, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, फादर ऑफ रिवॉल्यूशनरी थॉट्स। तो क्रांतिकारी, देखिए फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, भारतीय शांति के पिता कहा है बाल गंगाधर तिलक को। 1881 में बाल गंगाधर तिलक ने किसका प्रकाशन करा था? 1881 में केसरी का, केसरी का। और जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया है, इनके नाम से किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी जो हैं, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी, इनकी एक पुस्तक भी आती है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसके अलावा 1892 में जो है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुने जाने वाले पहले सदस्य थे ये, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुने जाने वाले फर्स्ट इंडियन थे ये, फर्स्ट इंडियन, पहले भारतीय थे। और भारतीय क्रांतिकारियों का पिता जो है वो किसे कहा जाता है? श्यामजी कृष्ण वर्मा। भारतीय क्रांतिकारियों का पिता किसे कहा जाता है? मैंने ये नहीं कहा कि विचारों का पिता, भारतीय क्रांतिकारियों का पिता किसे कहा जाता है? श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा को जो है भारतीय क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है, श्यामजी कृष्ण वर्मा। 1905 में जो है 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना इन्होंने करी थी, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना भी करी थी इन्होंने। ये सीधा सीधा टीसीएस का क्वेश्चन मैं आप सबको बता रहा हूँ, जो आप सबको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने जो है लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। तो कुछ 3-4 बातें आप सब भी कोशिश कीजिएगा कि अपना जो बुक में स्पेस दिया गया उसमें खाली जो जगह उसमें बार बार लिखें, भरें और वहां से अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। क्योंकि अगर 5000 क्वेश्चन आपके इस बुक में है और अगर आप 3-4 बातें भी हर एक क्वेश्चन में लिखते हो 4, तो आप सबके 20,000 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। फिर आप
करंट अफेयर को छोड़ के बाकी सब कुछ जो है अपना पेपर में यहाँ से कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटी वॉज द फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विस इन 1870। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य थे? लोक सेवा सिविल सर्वेंट बनने वाले पहले भारतीय, निबरन चंद्र मुखर्जी, सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। पिंगली वेंकैया जो है ट्राई कलर फ्लैग जो था भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार करा था, राष्ट्रीय ध्वज का जो है तैयार करा था। और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। 22 जुलाई 1947 को अपनाया। तो ये भी पॉइंट आप सब यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है 1870 में भारतीय लोक सेवा के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट पे आ जाओ दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, द स्लोगन फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट वॉज रेज्ड बाय, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा, ये कथन किसका था? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल। तो ये कथन किसका था? बाल गंगाधर तिलक का। जबकि लाला लाजपत राय ने क्या कहा था, क्योंकि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठीचार्ज के सर पे प्रहार से जो है वो घायल हो गए और 1928 में लाहौर में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उन्होंने कहा था मेरे सर पर किया गया एक एक प्रहार जो है वो अंग्रेजी सल्तनत के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। तो ये कथन किसका था? ये लाला लाजपत राय का था। लाला लाजपत राय का था ये। महात्मा गांधी ने तो अनेक स्टेटमेंट लिखी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग। Who among the following freedom fighters was accused of killing जनरल डायर? निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी पर जनरल डायर की हत्या का आरोप था? देखो भाई, जनरल डायर की हत्या किसने कर दी थी? एक घटना घटती है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये घटना कब घटी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये कब होता है? तो आप सब कहेंगे कि सर ये घटना घटती है 13 अप्रैल 1919 को। और तभी से जो है ज्वाला धधकने लगी थी और वो बचपन से लेके जवानी तक। नाम आप सबको पता, ऊधम सिंह। तारीख आती है 13 मार्च 1940 का समय आता है और लंदन में जनरल डायर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। लंदन में जनरल डायर की हत्या कर दी जाती है। कौन करता है भाई? ऊधम सिंह नाम था। क्या नाम था? ऊधम सिंह। ऊधम सिंह। अब फिर एक पेपर में हमारे एग्जाम से पूछा जाता है कि जरा बताइएगा कि ऊधम सिंह को जो है फिर वहीं फांसी दी गई थी पेंटन विले जेल में। पेंटन विले जेल में, पेंटन विले जेल में जो है ऊधम सिंह को फांसी दी गई थी। समय अगर आप सबसे पूछेगा तो क्या आंसर कर दोगे? 31 जुलाई 1940 को पेंटन विले जेल में फांसी दे दी गई थी। किसको भैया? ऊधम सिंह को। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक की कहानी ऐसे आप पूरा याद रख सकते हो। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। ऊधम सिंह जो है जनरल डायर की हत्या करता है लंदन जाके 1940 में। 1940 में और 31 जुलाई 1940 को जो है फिर पेंटन विले जेल में जो है इनको ऊधम सिंह को फांसी दे दी जाती है। भगत सिंह को आप सबको पता है लाहौर जेल में फांसी दी गई थी। लाहौर जेल में फांसी हुई थी, लाहौर जेल में। राजा राम मोहन राय का नाम सुना आप सबने? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की जो है मृत्यु हो जाती है 1833 में। और इनका समाधि स्थल अगर आप सबसे पूछे कि बताइएगा राजा राम मोहन राय का समाधि स्थल कहाँ पे है, तो ब्रिस्ले, क्योंकि इनकी मृत्यु ही वहीं होती है, ब्रिस्ले में है।
ब्रिस्ले ब्रिटेन में जो है राजा राम मोहन राय का समाधि स्थल है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है अकबर द्वितीय ने दी थी, और उन्हीं के राजदूत के रूप में वो जो है ब्रिटेन जाते हैं, और ब्रिस्ले में उनकी मृत्यु हो जाती है 1833 में। तो इनका समाधि स्थल कहाँ पे है? ब्रिस्ले में इनका समाधि स्थल है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद डैश ऑफर्ड ए scathing criticism of the economic impact of British rule in India throughout his book name पॉवर्टी एंड एन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। डैश ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड एन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभावों की तीखी आलोचना की। आर्थिक प्रभावों की तीखी आलोचना की किसने करी थी? ये बुक जिसने लिखी थी। और इस बुक के राइटर कौन थे ये पूछा है बस सीधा सीधा, कि बताओ ये बुक किसने लिखी थी। तो आप सब कहोगे ये बुक लिखी थी सर दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने ये बुक लिखी थी। इनको किस नाम से भी जाना जाता है? तो मैं कहूँगा इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, जो 1892 में जो है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। सांसद बनते हैं, लोअर हाउस है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स वहाँ की, ये ध्यान रखोगे। फिरोज शाह मेहता का नाम सुना है? कलकत्ता में कांग्रेस का एक सेशन हुआ था, कलकत्ता सेशन के प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। कलकत्ता का सेशन हुआ था, उसके प्रेसिडेंट थे ये ध्यान रखोगे। कब हुआ था? 1890 में कांग्रेस का। इस सेशन की खास बात पता है? कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली इसमें भाग लेती हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली। और दूसरा, भारत की पहली महिला उपन्यासकार, बता सकते हो? भारत की पहली महिला उपन्यासकार स्वर्ण कुमारी जो हैं इसमें भाग लेती हैं, जिसकी अध्यक्षता जो है फिरोज शाह मेहता करता है 1890 में कलकत्ता में। कांग्रेस के सेशन में ये चीज़ें हम सब पढ़ेंगे, तो वहाँ से आप सबको जो इन बातों का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आती हैं एग्जाम में, और तो कुछ नहीं, कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली, और दूसरा जो है स्वर्ण कुमारी जो है भारत की पहली महिला उपन्यासकार, किस कांग्रेस सेशन में पार्टिसिपेट करती है? तो कलकत्ता का था। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद फिर हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, खान अब्दुल गफ्फार खान कहाँ से पश्तून नेता थे? खान अब्दुल गफ्फार खान जो है वो कहाँ के पश्तून नेता थे? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविनेंस। मैंने आप सबको जब प्रोविनेंस बताए थे, चलो एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे। भारत शासन इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब की बात है? 1935 में। 1937 में प्रांतों में चुनाव होते हैं, 11 प्रोविनेंस में, 11 प्रांतों में जो है 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे। उन 11 प्रांतों में से जो है यहाँ पे लिखा गया है प्रांत, मैं एक लिख देता हूँ, इसको लिखा था मैंने लास्ट, आपने देखा होगा NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। ये पहला प्रांत लिखा, संयुक्त प्रांत यूपी वाला क्षेत्र दूसरा हो गया है, तीसरा ये मध्य प्रांत हो गया है। 3 प्रांत तो आप सबके इस ऑप्शन में दिए गए हैं। उसके बाद मैं 4 नंबर से लिखना शुरू करता हूं, और फर्स्ट वन लिखता हूं बंगाल। तो बंगाल हुआ। उसके बाद बंगाल से ही 1911 में अलग हुआ था बिहार, बिहार को लिखा। उसके बाद जो है आपको लिखा यहाँ पे उड़ीसा, बंगाल बिहार उड़ीसा। उसके बाद जो है आप सबका यहाँ पे और कौन सा रह गया? एक मद्रास, मद्रास। उसके बाद जो है आपका मद्रास के बाद कौन सा हो गया? बॉम्बे, एक आप बॉम्बे ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है कौन सा हो गया आपका? असम। एक हो गया आपका पंजाब, और एक हो गया आपका सिंध प्रांत, सिंध प्रांत, ठीक है। तो ये जो है प्रोविनेंस आप सब यहाँ से ध्यान रखेंगे। सबसे पहले 1937 में जो है इन 11 प्रांतों में इलेक्शन होते हैं, 11 प्रांतों में। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत, 1935 के तहत 1935 में इन 11 प्रांतों में जो है चुनाव करवाए गए थे। तो ये पहले भी हम लोग इसको पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पे लिखा है खान अब्दुल गफ्फार खान जो है वो किस से संबंधित थे? तो उत्तर पश्चिमी प्रांत से संबंधित है। वैसे भी आप सबको पता है खान अब्दुल गफ्फार खान जो है कहाँ से था भाई? पाकिस्तान से, पाकिस्तान से। इनको जो है फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, किस नाम से भी जाना जाता है? तो इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। हिंदी में लिखोगे तो सीमांत गांधी,
किसे कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। और इनको जो है भारत रत्न भी दिया गया है, भारत रत्न। पर खास बात है फर्स्ट फॉरेनर है ये प्राप्त करने वाले, फर्स्ट फॉरेनर हैं ये प्राप्त करने वाले, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोमिनेंस, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइएगा इसके बाद फिर, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज वर हैंग्ड फॉर किलिंग ब्रिटिश ऑफिसर वॉल्टर चार्ल्स रैंड एंड चार्ल्स अरेस्ट इन ईयर 1897। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1897 में ब्रिटिश अधिकारियों वॉल्टर चार्ल्स रैंड और चार्ल्स अरेस्ट की हत्या के लिए फांसी दी गई थी? किसे दी गई थी? चापेकर बंधु, चापेकर ब्रदर्स, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान। नाना अशफाकुल्ला खान गलत हो जाएगा, मंगल पांडे और भगत सिंह और राजगुरु। तो सही आंसर मिलेगा आपको चापेकर बंधु, चापेकर बंधु। मंगल पांडे जो है ये तो 1857 की क्रांति, रेवोल्यूशन की बात है, 1857 की क्रांति के पहले शहीद हम लोग इनको मानते हैं। इनको फांसी कहाँ पे दी गई थी भाई? इनको फांसी दी गई थी वेस्ट बंगाल के बैरकपुर में, बैरकपुर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में जो है इनको फांसी दी गई थी, बैरकपुर वेस्ट बंगाल में इनको फांसी दी गई थी, ठीक है। जबकि भगत सिंह और इनको लाहौर जेल में फांसी दी गई थी। तो चलेगा, फिर आज की इस क्लास में हम लोगों ने जो है यहाँ से 50 तक क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। बाकी क्वेश्चन हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में करके आते हैं। तब तक आप सब भी जो है पीछे की सभी चीज़ों को रिवाइज कीजिएगा। और दो आप सबसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए हैं, मैंने आप सबको आंसर करना है कि फर्स्ट जो है आश्रम, पहला आश्रम भारत में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित, महात्मा गांधी के द्वारा जिसकी स्थापना की गई थी, तो पहला ऐसा आश्रम है। आप सबको आंसर करना है भाई, ये आप सबके लिए होमवर्क हो गया है, ठीक है। कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।